ठंड का कहर। सुबह का वक्त था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। उसी ठंड के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी में मदन अपनी जवान बहन राधा और पत्नी नैना के साथ रहता था। झोपड़ी की दीवारों में दरारें थी, जिनसे बर्फ जैसी ठंडी हवा सीधे अंदर घुस रही थी। तीनों ठंड से थर-थर कांपते हुए कोने में सिमट कर बैठे थे। भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और भाभी की तबीयत भी अब खराब हो रही है। क्या करूं बहन, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ठंड तो 3-4 दिन से बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं ये ठंड कैसे कटेगी। जी देखिए ना, हमारी झोपड़ी में कितनी दरारें हैं। इन्हीं से ठंडी हवा अंदर आ रही है। मुझसे अब और ये ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं हो रही है। आंखों में मायूसी लेकर माधव झोपड़ी से बाहर निकल पड़ा। बाहर कदम रखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। शरीर पर ढंग का कोई गर्म कपड़ा नहीं था। हे भगवान, अब क्या करूं? बाहर तो ठंड इतनी है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में काम कहां ढूंढूं? लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर माधव एक गांव वाले के घर का दरवाजा पीटता है। तभी अंदर से एक सेठ बाहर आता है। क्या हो गया माधव, तुम बहुत परेशान लग रहा है। सेठ जी, मैंने आपके जंगल में बहुत सारी सूखी लकड़ियां देखा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उन्हें काट कर बाजार में बेच दूंगा। जो पैसे मिलेंगे उसका आधा से ज्यादा आपको दे दूंगा। थोड़े पैसे मैं रख लूंगा जिससे घर का गुजारा चल सके। हाँ ठीक है, जा, लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा लकड़ी मत काटना, सिर्फ सूखी लकड़ी काटना। जी, मैं पूरी मेहनत करूंगा और पैसे आपको जरूर दूंगा। और हाँ, बेईमानी की तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं 2 पैसे कमाऊंगा तो बेईमानी कैसे कर सकता हूँ। सेठ की बात सुनकर माधव खुश होकर घने जंगल की तरफ चल पड़ता है। अब कुछ इंतजाम हो गया, जल्दी से लकड़ी काट लूंगा। कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे घर में गर्म कपड़े आ जाएंगे, जिससे राधा और नैना को राहत मिलेगी। माधव जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। मैं उठ भी नहीं पा रहा। मेरे पैर से खून निकल रहा है। ठंड में कांपता हुआ वो जैसे तैसे उठता है और फिर से लकड़ी काटने लगता है। थोड़ी बहुत लकड़ी लेकर वो जंगल से बाहर निकलता है। हे भगवान, इतनी ठंड है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन आगे तो जाना ही होगा। पैर से खून बह रहा था। शरीर ठंड से सुन्न हो चुका था। फिर भी वो लकड़ी उठाकर कुहासे के बीच आगे बढ़ रहा था। तभी सामने एक औरत आकर उसके पैरों में गिर जाती है। अरे ये क्या, तुमने मेरा पैर क्यों पकड़ लिया? मुझ पर दया करो माधव भैया, मुझे थोड़ी सी लकड़ी दे दो। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ना कपड़े हैं ना घर। मैं पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। भगवान के लिए थोड़ी सी लकड़ी दे दीजिए। मैं ये लकड़ी तुमको कैसे दे सकता हूँ? ये लकड़ियाँ सेठ की हैं। अगर मैंने तुमको दे दी तो सेठ को क्या जवाब दूंगा? भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मेरे बच्चे मर जाएंगे भूख से और ठंड से। कुछ तो रहम कीजिए। थोड़ी सी लकड़ी दे दीजिए। रीना की आवाज में ऐसी बेबसी थी कि माधव का कलेजा कांप उठा। ठंड से सुन्न हाथों में पकड़ी लकड़ियां अचानक उसे भारी लगने लगी। सामने एक माँ थी जिसके बच्चे ठंड से कांप रहे थे। अच्छा ठीक है, रुको। ठंड से कांपती उंगलियों से माधव ने अपनी लकड़ियों में से थोड़ी सी लकड़ियां अलग की और रीना की ओर बढ़ा दी। रीना लकड़ियां लेकर बिना कुछ कहे चली गई और माधव बची हुई लकड़ियां बाजार ले गया। उसने सारी लकड़ियां बेच दी और पैसे लेकर सेठ के घर पहुंच गया।
अच्छा, आ गया। और बता, सारी लकड़ियां बेच ली? हाँ, सारी लकड़ियां बेच दी। कुल 300 मिले हैं। इसमें से 200 आपको देता हूँ और 100 मैं रख लेता हूँ। ये कैसी बातें कर रहा है? मैं खुद जंगल में गया था, वहां बहुत सारी लकड़ियां कटी हुई थीं। फिर सिर्फ 300 कैसे हुए? कम से कम 500 की लकड़ियां थीं। मैं लकड़ियां काट रहा था, तभी एक औरत ठंड से कांपती हुई अपने बच्चों के लिए मदद मांगने लगी। इसलिए मैंने थोड़ी सी लकड़ियां उसे दे दी। इसी वजह से पैसे कम हो गए। तूने अपने हिस्से की लकड़ी उसे दे दी, तो अब तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। जा यहाँ से। ये सारे पैसे मेरे हुए। मैंने तुझे दान धर्म करने को नहीं कहा था। कुछ तो रहम करिए सेठ जी, ठंड बहुत थी इसलिए दे दी। मेरे घर में भी गर्म कपड़े नहीं हैं, राशन भी खत्म है। कम से कम 50 रुपए ही दे दीजिए। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। सेठ माधव को जोर से धक्का दे देता है और घर के अंदर चला जाता है। धक्का लगते ही माधव अपने जख्मी पैर के बल गिर पड़ा। दर्द से उसकी चीख निकल गई और आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या, अब तो बर्फ भी गिरने लगी। अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह घर जाना ही होगा। माधव लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर पहुंचता है और तभी बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये क्या हो गया जी? आपको क्या हो गया? क्या हो गया जी? भाभी, पता नहीं भैया को क्या हो गया। जल्दी से अंदर आइए, शायद कहीं ठंड लग गई होगी। दोनों जैसे तैसे माधव को झोपड़ी के अंदर खींच लाती है। ठंडी हवाओं में उसकी सांसें थम सी गई थी। नैना बची हुई लकड़ियों को जला देती है, जिससे माधव को होश आने लगता है। आप बेहोश हो गए थे और आप कहाँ थे दिन भर? मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने गया था, लेकिन इस दौरान एक औरत ठंड से कांप रही थी। उसके बच्चे भी ठंड से मर रहे थे। मैंने कुछ लकड़ियां उसे दे दी, जिस वजह से सेठ ने मेरे हिस्से का पैसा नहीं दिया और मुझे मार कर भगा दिया। इस दुनिया में सब कितने पत्थर दिल इंसान हो गए हैं। आज ठंड में सब मर रहे हैं जी। भैया, आपके पैरों से तो खून भी निकल रहा है। लकड़ियां काटते वक्त गिर गया था, लेकिन मैं घर के लिए कुछ नहीं ला पाया, ना ही गर्म कपड़े और ना ही खाने का इंतजाम कर पाया। मैं बहुत ही नालायक हूँ, ना ही अच्छा पति बन पा रहा हूँ और ना ही एक अच्छा भाई। आप चिंता मत करिए भैया, मैं अभी जाकर कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। ये कैसी बातें कर रही है राधा? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। देख, बाहर बहुत ठंड है और बर्फ गिर रही है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर राधा वहीं बैठ जाती है और ठंड से कांपती हुई पूरी रात बिताती है और अगली सुबह होते ही माधव उठ जाता है। मुझे कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना होगा। माधव घर से बाहर निकलता है। उसके कदम थकान और दर्द से भारी थे। ठंडी बर्फ उसकी पीठ पर गिर रही थी। फिर भी बहन और पत्नी की सुरक्षा के लिए भीतर की आग उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी और वो ना चाहकर भी मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, मुझे कोई काम दीजिए भगवान के लिए। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी बहन को दे दो, फिर काम की क्या जरूरत है? अरे इतनी खूबसूरत जवान बहन है, उसे तो मेरे पास होना चाहिए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। भगवान के लिए मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मैं कुछ भी कर लूंगा, पर मैं अपनी बहन को नहीं दे सकता। अच्छा चल ठीक है, जा मेरे खेत के सारे घास साफ कर दे, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मैं आपके खेत के सारे घास साफ कर दूंगा। माधव ठंड से कांपते हुए खेतों की तरफ चला जाता है। आसमान में काले बादल गहरा रहे थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। ये क्या? ये तो बारिश बढ़ने लगी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं घर चला जाऊंगा तो जो भी मुझे मुखिया पैसा देगा वो भी नहीं देगा। मुझे किसी भी तरह घास साफ करना ही होगा। कुछ ही मिनटों में बारिश तेज हो गई। बूंदें उसकी पीठ और चेहरे पर ठंडे लोहे की तरह गिर रही थी। माधव का बदन थर थर कांपने लगा, लेकिन फिर भी
फिर भी वो खेत का घास साफ करता ही रहा। कई घंटे मेहनत के बाद माधव ने पूरे खेत के घास को साफ कर दिया था। भीगी कपड़ों में कांपते हुए वो मुखिया के पास गया। तो सच में इतना बहादुर निकला और खेत का सारा घास भी साफ कर दिया। अब मुझे पैसे दे दीजिए मुखिया जी, मैंने सारे खेत का घास साफ कर दिया। फिर मुखिया घर से लाकर एक सिक्का दे देता है। मेरा तो 4 चांदी का सिक्का बन रहा है मुखिया जी, आपने एक ही सिक्का दिया। देख, मैं इस हालत में तुम्हें काम दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है। अब ये भी एक सिक्का लेना है तो ले, वरना यहाँ से चला जा। माधव कुछ नहीं कहता और एक सिक्का लेकर ठंड से कांपते हुए घर की तरफ आ रहा होता है। रास्ते में ठंड और बारिश ने उसकी हालत और खराब कर दी। उसका पैसा हाथ से छूट गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अरे देखो राधा, कितना वक्त हो गया, तुम्हारे भैया अभी तक नहीं आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर बारिश भी हो रही है, हमारी झोपड़ी में भी पानी आ गया है। भैया अभी तक क्यों नहीं आए हैं? मैं जाकर देखती हूँ। राधा घर से निकल पड़ती है। रास्ते में बारिश और ठंडी हवाओं में वो अपने भाई को ढूंढती है। तभी माधव रास्ते में बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। भैया भैया क्या हो गया? उठो ना। राधा जैसे तैसे माधव को उठाकर घर ले आती है। ये क्या हो गया? तुम्हारे भैया कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं राधा? भाभी पता नहीं, भैया रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे। हे भगवान, मैं क्या करूं? हमें औषधि लानी होगी। लगता है तुम्हारे भैया को ठंड लग गई है। हमारे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन मैं भैया के लिए कुछ औषधि लेकर आ। राधा कई गांव वालों से मदद मांगती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर वो थक हार कर मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, मेरे भैया की तबीयत ठीक नहीं है। भगवान के लिए कुछ पैसे दीजिए ताकि मेरे भैया का इलाज हो सके। ठीक है, मैं तेरी भैया का इलाज तो करवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भैया को बचाना चाहती हूँ मुखिया जी, और उनको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। फिर मुखिया घर के अंदर से कुछ पैसे लाकर राधा को दे देता है। राधा वो सारे पैसों से औषधि लाकर माधव को खिलाती है और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर माधव को होश आने लगता है। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं कहाँ था और मैं यहाँ कैसे आया और कितने दिनों तक यहाँ बेहोश था? आप पूरे 4 दिन से बेहोश थे और आपको ठंड लग गई थी। और मेरे वो चांदी का सिक्का, वो कहाँ है? कौन से चांदी के सिक्के? आप रास्ते पर बेहोश पड़े थे, राधा आपको उठा कर लाई थी। फिर मेरे इलाज के इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे नहीं पता, राधा कहीं से लेकर तो आई थी। इतना कहकर राधा औषधि लेकर आती है। भैया आप ठीक हो गए। देखिए, मैं आपके लिए औषधि और कुछ खाने का सामान भी लेकर आई हूँ। तुम ये सब कहाँ से ला रही हो? सच सच बता, हमारे पास तो 1 भी रुपया नहीं था। फिर मेरा इलाज और ये सब सामान कैसे आया? कुछ नहीं भैया, बस आपको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ भैया, कुछ भी। नहीं बहन, मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की? नहीं भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं ये सारे पैसे मुखिया से लेकर आई हूँ। उसने पैसे दिए हैं, लेकिन बदले में मुझे उससे शादी करनी होगी। अब आप ठीक हो गए हैं तो मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो राधा? तुम अभी सिर्फ 19 साल की हो और वो मुखिया पूरे 45 साल का है। मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगी। भैया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे आपको बचाना था। मैंने उससे बहुत पैसे ले लिए हैं। अगर मैंने शादी नहीं की तो वो... नहीं,
कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारी शादी मुखिया से नहीं होने दूंगा। माधव फूट फूट कर रोने लगता है और घर से बाहर निकल जाता है और घने जंगलों में जाता है कि तभी एक चोर सामने से गुजर रहा होता है। साहूकार का थैला छीनकर घने जंगलों में भागने लगता है। मेरा जेवर, मेरा जेवर, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर मेरा जेवर लेके भाग गया, कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ साहब जी? देखो बेटा, मेरी जेवरों की पोटली थी, एक चोर लेकर घने जंगल में भाग गया। यहाँ इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर जेवर नहीं मिले तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उस चोर को पकड़ता हूँ। फिर माधव उसी दिशा में भागता है और भागते भागते घने जंगलों के बीच आ जाता है। मैं बहुत अंदर आ गया हूँ, चारों तरफ अंधेरा है, चोर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे उसे पकड़ना ही होगा। तभी उसकी नजर सामने जमीन पर जाती है, जहां वो चोर बुरी तरह से बेहोश पड़ा हुआ रहता है। अरे, ये तो बेहोश पड़ा है, लगता है ठंड की वजह से बेहोश हो गया है। और ये तो साहूकार के जेवरों की पोटली है, लेकिन इसे भी यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, चाहे चोर ही क्यों ना हो, इंसान है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। फिर माधव उस पोटली के साथ चोर को भी अपने कंधे पर लेकर घने जंगलों से बाहर निकलता है। अरे, तुमने तो चोर पकड़ लिया और इसे बेहोश भी कर दिया। नहीं साहब, मैंने इसे मारा नहीं है, ये ठंड की वजह से खुद ही बेहोश हो गया था। और ये लीजिए आपकी जेवरों की पोटली। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी सारी कमाई बचा ली, वरना मैं पूरी तरह लुट जाता। लेकिन इस चोर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहूकार जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो चोर कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा मोहन होता है। और तभी अचानक मोहन को भी होश आ जाता है। मोहन, तुमने मेरी पोटली चुराई, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? अरे नालायक कहीं का, मैं तेरा बाप हूं और तुम बाप का ही जेवर चुराने पर लगा हुआ था। ये मुझे क्या हुआ था? मैं बेहोश कैसे हो गया? क्योंकि तुम नंगे पांव घने जंगल की तरफ भाग रहे थे, ठंड बहुत ज्यादा थी और तुम्हारे शरीर पर ढंग का कोई गर्म कपड़ा भी नहीं था, इसी वजह से तुम बेहोश हो गए। मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त के परिवार को बहुत ठंड लग रही है और उसे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन आपने उसकी मदद नहीं की, इसलिए मैं पैसे चुरा कर उसकी मदद करना चाहता था। अगर आप सीधे पैसे दे देते तो मुझे चोरी नहीं करनी पड़ती। बेटा, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह अपने बाप का खजाना चुराकर मदद कोई नहीं करता है। साहूकार जी, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, हम लोग गरीब इंसान हैं और आप लोगों पर ही आश्रित रहते हैं। अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे तो हमारी ठंड कैसे कटेगी? मेरे परिवार की हालत भी बहुत ख़राब है। मेरी बहन जवान है और मुखिया उस पर गंदी नज़र रखता है। मेरी तबीयत ख़राब होने पर मेरी बहन ने मुखिया से पैसे लेकर मेरा इलाज कराया। अब अगर पैसे नहीं लौटाए तो मेरी बहन को 45 साल के मुखिया से शादी करनी पड़ेगी, जबकि वो सिर्फ 19 साल की है। तुम्हारे घर की हालत तो बहुत खराब है बेटा, फिर भी तुमने मेरी मदद की और ये जाने बिना कि ये मेरा बेटा है तुमने इसकी जान बचाई। तुम दिल के बहुत नेक हो, तुमने मुझे आज इंसानियत का मतलब सिखाया है। मैं अपने बेटे मोहन की शादी तुम्हारी बहन राधा से करूंगा। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा, क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हें गरीबों की मदद करने का शौक है और इससे एक लड़की मुखिया के चंगुल से बच जाएगी। ये पैसे ले जाकर मुखिया को दे दो और अपनी बहन की शादी की तैयारी करो। शादी के बाद मेरे यहाँ आकर काम भी संभाल लेना। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर मेरी मदद से किसी की जिंदगी बच रही है तो मैं ऐसा ही करूँगा। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या सच में साहूकार जी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? फिर माधव पैसे लेकर खुशी खुशी मुखिया के पास जाता है। अरे माधव, तुम तो ठीक हो गए, जा अपनी बहन को लेकर आ, मैं उससे शादी करने वाला हूँ।
भूल जाओ मुखिया, मेरी बहन मेरे पास कभी नहीं आएगी और तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। ये लो पैसे। माधव मुखिया के हाथ में पैसे रख देता है। आज के बाद मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अरे तुम्हारे जैसे भिखारी के पास इतने पैसे कहां से आ गए? देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और हर इंसान शैतान नहीं होता, और हर सेठ तुम्हारे जैसा घटिया नहीं होता। कुछ लोग हम गरीबों का दर्द भी समझते हैं। इतना कहकर माधव घर लौट आता है। भैया, मुझे मुखिया के पास जाना होगा। नहीं बहन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, और मैं तुम्हारी शादी साहूकार के बेटे मोहन से करूंगा। कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। कुछ ही दिनों बाद माधव अपनी बहन राधा की शादी मोहन से कर देता है और खुद साहूकार के यहाँ काम करने लगता है। ठंड वही रहती है, लेकिन अब उनके घर से गरीबी दूर हो जाती है।